नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं संभव है, भारत में भी संभव है। ईमानदारी के क्षेत्र में भारत में भी राम राज्य संभव है, लेकिन डेनमार्क की तरह भारत में भी ईमानदारी का राम राज्य आने में दिक्कतें क्या हैं? ये सब कैसे हो सकता है? जानकारों के साथ आज हम रास्ता खोजेंगे, सरकार को भी बताएंगे। हमारे साथ होंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले, जी हां, अन्ना हजारे, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, और बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जो रामराज का एपिसोड हमने देखा उसमें बड़ी बातें कौन सी रहीं। जुर्माना भरने के लिए? नहीं, रिश्वत। रिश्वत क्या होता है? गैर कानूनी तरीके से मांगे जा रहे पैसों को रिश्वत कहते हैं। पुलिस को कभी नहीं। ये कहानी डेनमार्क की है। एबीपी न्यूज के खास शो राम राज्य में इस बार मुद्दा भ्रष्टाचार का था। बताया गया कि क्यों डेनमार्क ईमानदारी के मामले में राम राज्य है। कभी रिश्वत देने के लिए दबाव नहीं डाला गया, कभी कोशिश भी नहीं की, और ना ही कभी सुना कि किसी को रिश्वत देने के लिए उकसाया गया हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था की ईमानदार देशों की लिस्ट में डेनमार्क पहले नंबर पर है, जबकि भारत 85वें नंबर पर। राम राज्य की टीम ने पड़ताल की, आखिर कैसे बना डेनमार्क राम राज्य। सरकारी अधिकारियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट। डेनमार्क में अधिकारी किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं लेते, रिश्वत तो दूर की बात है। सरकारी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा, हर काम के लिए तयशुदा तरीका मौजूद। डेनमार्क में पारदर्शिता है, यहाँ के लोगों और सरकार को खुलेपन में विश्वास है, सूचना देने की परंपरा है, कानून का पालन करना आदत में शुमार। ट्रैफिक सिग्नल से लेकर बड़े कानूनों का भी बड़ी शिद्दत के साथ पालन किया जाता है। एबीपी न्यूज के नए टीवी शो रामराज्य पर आप अपनी राय हमें जरूर दें। आप अपनी राय ट्विटर पर #रामराज्य लिखकर दे सकते हैं। साथ में फेसबुक पर हमारे पेज facebook.com/ABP News के मैसेज बॉक्स के जरिए आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं। जरूरी है, क्योंकि हम आपको इस शो में शामिल करना चाहते हैं, आपको इस शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और अब देखते हैं कि इस मुद्दे पर क्या कहना है एक खास दर्शक का। ये महेश कुमार हैं, इनका एक ट्वीट आया है और महेश कुमार कह रहे हैं कि माहौल से लग रहा है कि हर कोई राम राज्य चाहता है। हम खुद से शुरुआत करें, न कि जिम्मेदारी दूसरों पर थोपें, जिम्मेदारी थोपें। ये महेश कुमार हैं। आप भी अपने ट्वीट हमें लगातार भेजें, आपके ट्वीट्स हम शामिल करेंगे शो में और तमाम जानकारों से हम बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि डेनमार्क के बारे में क्या कहना है, जीरो करप्शन डेनमार्क के बारे में क्या कहना है यहां के लोगों का। बहुत स्लो सिस्टम है हमारा, और जो उसमें काम करवाने के लिए कोई ना कोई कैसे भी अपना काम निकलवाना चाहेगा, और फिर जो सिस्टम है हमारे वो भी अपने फ़ायदे के लिए रिश्वत ले रहे हैं। इतने टाइम के बाद एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल प्रोग्राम आया है जिससे मुझे भी सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोगों को भी सीखने को मिला होगा। मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स लोगों को ज़रूर मोटिवेट करेंगे कि हम इंडिया को करप्शन फ्री करें। हमारे यहाँ पे साक्षरता, सोच और सिस्टम, इनको चेंज करने की ज़रूरत है, तो भारत में भी रामराज आ सकता है। यहाँ पर सब अपना काम कराने के चक्कर में करप्शन से ऐसे मंझे हुए हैं कि उनको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। इस प्रोग्राम के जरिए शायद इंडिया के लोगों की कुछ आंखें खुल। जीरो करप्शन इंडिया, क्या ये संभव है भारत में? इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ देर पहले इस पर हम बातचीत की रालेगांव सिद्धि में हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने अन्ना हजारे से। वहां हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में इस तरह का जो कानून आया था उस पर उसका क्या हाल है। हजारीलाल 6 महीने से राशन कार्ड बनवाने के लिए भोपाल में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अफसर हर बार टाल देते हैं। इस बार ये जन सुनवाई में पहुंचे हैं। राशन कार्ड बन जावे
राशन कार्ड बन जा। कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं? वो है साहब 3-6 महीने। 6 महीने हो गए। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? कहीं कैसे कहते हैं सर्वे वाले आएंगे, जांच करने, सर्वे वाले जाते ही नहीं। अब दिन की बात ना शाम 5 नहीं करें। हजारीलाल की तरह ही नसीम की भी कहानी है। ऑफिस में जाते वो कहते आप हॉस्पिटल उधर जाओ, डॉक्टर का नाम कौन से कलेक्टर नहीं है। उसके बाद कहते हैं फिर इधर जाओ 104 नंबर 106 नंबर, बनते ही नहीं है, सुनवाई नहीं है कुछ। भोपाल की हुजूर तहसील के किसान नर्मदा प्रसाद पिछले 10 महीने से तहसील और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनका भी काम नहीं हो रहा। भैया हमारे बंदोबस्त के समय में नक्शा गड़बड़ हुआ, उसका जवाब अभी तक नहीं हुआ है। एक बार टेलीविजन सुनवाई में लग चुके और ये दूसरी जन सुनवाई है। इनकी तरह सैकड़ों लोग हैं जिनके काम अटके पड़े हैं। किसी की जमीन हत्या ली गई, तो किसी का राशन कार्ड नहीं बना, तो किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। मध्य प्रदेश में 5 साल से लोक सेवा गारंटी कानून लागू है, लेकिन ये भीड़ बता रही है कि लोगों की मुसीबतों का अंत ये कानून भी नहीं कर पा रहा। देखिए, अब जन सुनवाई में किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा लोक सेवा गारंटी केंद्र है, आप वहां से जो भी शासकीय सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, कानून है उसका। मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी के तहत तय समय में काम न करने पर 241 अधिकारियों पर जुर्माना लगाकर 12 लाख रुपए वसूले हैं। इनमें से 5 लाख रुपए पीड़ित लोगों को बांट दिए गए। भले ही प्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 336 से ज्यादा लोक सेवा केंद्र पूरे प्रदेश में खोल दिए हों और उनमें 100 से ज्यादा सुविधाओं का लाभ जनता को देने की कोशिश की जा रही हो, मगर इस सब के बावजूद जनता को इसका फायदा उतना नहीं मिल पा रहा है जितना दावा किया जा रहा है। लोक सेवा गारंटी यानी तय समय में काम को पूरा करना। साल 2010 में ये कानून लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था। संयुक्त राष्ट्र से राज्य को सम्मान भी मिल चुका है। केंद्र सरकार तो अब तक ये कानून बना भी नहीं पाई है, लेकिन कई राज्यों में ये कानून अलग अलग नामों से मौजूद है। कहीं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, तो कहीं सिटीजन चार्टर नाम है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। इन राज्यों में लोगों की सहूलियत के लिए कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन सच ये भी है कि अब भी मध्य प्रदेश की तरह कई राज्यों में लोगों का काम समय पर पूरा नहीं हो रहा। ब्रिजेश राजपूत की खास रिपोर्ट थी भोपाल से। हम बात करेंगे अन्ना से कुछ देर में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि बाबा रामदेव जो काले धन के खिलाफ काफी लंबे समय से बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने, और क्या कहते हैं वो डेनमार्क के बारे में, भारत के बारे में, और क्या इस तरह का रामराज्य भारत में संभव है। सुनते हैं उनकी बात। डेनमार्क में ईमानदारी के रामराज्य की जो कहानी आपने देखी, क्या वो भारत में संभव है, बताएंगे योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा, हमारे यहाँ तमाम कानून हैं, बावजूद भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। क्या भारत में भ्रष्टाचार मुक्त माहौल संभव है? क्या ईमानदारी का रामराज्य भारत में संभव है? देखिए, किसी भी सत्य को सिद्ध करने के लिए 2 चीज़ों का आश्रय लिया जाता है, एक कानून और दूसरा लोगों का नैतिक बल। हमने सिंगापुर को देखा, डेनमार्क जैसे देशों को देखा जहां कानून के बल पर उन्होंने अपने देशों को बहुत अच्छा बनाया है। सिंगापुर की हालत बहुत खराब थी, अपने हिंदुस्तान से भी माने वो करीब 200-250 साल पीछे थे, लेकिन उन्होंने कानून का सख्ती से पालन किया और अपने देश को बहुत अच्छा बनाया। चाहे वो पवित्र स्वच्छता की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, तमाम चीज़ों के अंदर अपने देश को ऊंचा लेकर के गए। डेनमार्क में ऐसे हुआ। हम अपने हिंदुस्तान में 2 चीज़ें आगे यदि लेकर के जाएंगे, एक इस देश में नैतिकता को, सदाचार को बढ़ाना, और दूसरा कानून का सख्ती से पालन कराना। हमारे यहाँ पर जो है ज़्यादातर, माफ़ करना एक बहुत कठोर टिप्पणी कर रहा हूँ, कानून से देश नहीं चलता है। देश में वह अक्सर नहीं होता है जो संविधान में लिखा है या कानून में लिखा है। एक पुलिस के दरोगा से लेकर के और ऊपर जो है अधिकारियों का जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाता है, उनके लिंक ऊपर से बढ़ते जाते हैं। उनको अक्सर वो करना पड़ता है
जो एक पॉलिटिकल आदमी कहता है, एक एमएलए, एक एमपी, एक सीएम, एक पीएम, जो उनको बोलता जाता है उसको फॉलो करना पड़ता है उसको। तो नेता जैसा कहता है वैसा देश चलता है, कानून जैसा कहता है वैसा देश अक्सर नहीं चलता है। इस त्रासदी से देश को बाहर निकालना पड़ेगा कि भाई नेता अपना काम करें, बाकी सिस्टम अपना अपना काम करे, लेकिन देश कानून से चले। इस कानून के प्रति भी एक बहुत बड़ा गौरव पैदा करना पड़ेगा। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी कहाँ है? राजनीति में है या समाज में है, हमारे आप में है? देखिए, समाज और सरकार दोनों का सरोकार है। इससे जब तक समाज हमारा जागरूक नहीं होगा तब तक सरकार एक तरफा किसी भी कार्य में कारगर नहीं हो सकती। और यदि समाज अच्छा है और सरकार अच्छी नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी। तो समाज और सरकार दोनों मिलकर के ही कोई देश बनाते हैं। तो मुझे लगता है हमें समाज को भी और आगे बढ़ाना पड़ेगा और सरकारों को भी और अधिक जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। बाबा जी, रोक कौन रहा है इस देश को ईमानदारी का रामराज्य इस देश में संभव करने के पीछे अड़चने क्या हैं? देखिए, यूँ तो इस देश को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आज मत कहूँ खबर पालिका, ये चारों बड़ी ताकतें हैं। ये चारों मिलकर के संकल्प ले लें कि हमें अपने देश को अच्छा बनाना है तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा देश बना पाएंगे। ठीक है, आपने लंबी लड़ाई लड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या फिर से रामलीला मैदान जाने का वक्त आ गया है? देखिए, आंदोलन कभी कभी होने चाहिए, हर दिन आंदोलन होने से देश आगे नहीं बढ़ता है। आगे देश बढ़ेगा तो हर दिन की जिंदगी में परिवर्तन होने से बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि लोगों की जिंदगी में मूलभूत परिवर्तन आए और उसके लिए हमने 50 सालों की योजना बनाई है। हम 50 वर्ष तक लगे रहेंगे, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके, बिना बिके, तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है बाबा जी, चलते चलते 3 वो कदम जिसको तात्कालिक तौर पर उठाने की जरूरत है ताकि भारत में से भ्रष्टाचार दूर हो, भारत में ईमानदारी का रामराज्य कायम हो। एक कदम कठोर कानून और उसका सबके लिए सख्ती से पालन, बिना किसी राजनीतिक जो है उससे प्रभाव के। अक्सर होता क्या है कि पॉलिटिकल एजेंडा हमारे बीच में आ जाता है। तो कानून सबके लिए बराबर हो, एक बात। दूसरा, लोगों की नैतिकता का स्तर ऊंचा उठे। और तीसरा ये है कि समाज में जो बड़े लोग हैं किसी भी क्षेत्र के, अध्यात्म सत्ता हो, राज सत्ता हो, किसी भी क्षेत्र में जो बड़े लोग हैं उनको आदर्श आचरण करना चाहिए, क्योंकि उनका अनुकरण पूरा देश करता है, पूरा समाज करता है। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी, जन लोकपाल बिल के लिए बड़ा आंदोलन चलाया। हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने लाड़ेगंज सिद्धि में अन्ना जी से बातचीत की। भारत में भ्रष्टाचार के विरोधी सबसे बड़े चेहरे अन्ना हजारे। अन्ना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का रामराज्य डेनमार्क में है, जिस तरह से वो एक भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र रहा है, क्या वैसा देश हमारा भारत बन पाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, मुझे कोई संदेह नहीं है। जब डेनमार्क बन सकता है तो भारत क्यों नहीं बनेगा? लेकिन ये बात भारतीयों के दिल में आना जरूरी है कि जब डेनमार्क कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसे भारतीयों ने अपने दिल में इस बात को लाना है। आज जो डेनमार्क आगे गया है उसका कारण है कि जैसे यहाँ महात्मा गांधी कहते थे कि देश को बदलना है तो पहले गांव को बदलना पड़ेगा, लेकिन गांव को बदलना है तो गांव का आदमी बदलना पड़ेगा। जो आदमी नहीं बदलता, आज डेनमार्क में क्या हुआ, आदमी बदल गया। वो आदमी सोच रहा है कि मेरा पड़ोसी, मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा देश, इनके लिए मेरा कुछ कर्तव्य है। ये भावना उनके प्रति आ गई, राष्ट्र प्रेम निर्माण हो गया, समाज के प्रति एक आस्था निर्माण हो गई। इसके कारण डेनमार्क में राम राज्य के मुताबिक आज तो चल रहा है। भारत भी हो सकता है। अन्ना, जिस रेटिंग में डेनमार्क नंबर 1 पर है भ्रष्टाचार मुक्ति के मामले में, उसी रेटिंग में भारत जो है 85 नंबर पर है, 85 नंबर पर है। और जिस तरह से आज पब्लिक सर्विसेज की हालत है हर स्तर पर,
उसको देखकर आपको लगता है कि इस जन्म में आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत देख पाएंगे? बिल्कुल मैं देख पाऊंगा, मुझे कोई संदेह नहीं है। सिर्फ आजादी के लिए जो कुर्बानी हुई 1957 से लेकर 1943, उनका सपना था देश में जनतंत्र लाना, लोकशाही लाना। लोकशाही मतलब लोगों ने लोक सहभाग से चला वो तंत्र, वो है लोकतंत्र। वो लाने के लिए उन्होंने कुर्बानी की। हुआ क्या, आजादी के बाद जुल्मी अंग्रेज चला गया लेकिन लोकतंत्र तो आया नहीं। वो जब तक नहीं आएगा, डेनमार्क में क्यों हुआ, लोकतंत्र आ गया। और लोकतंत्र आना है तो डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। जो भी हमारे देश में पैसा इकट्ठा होता है, भले वो सरकार के तिजोरी में इकट्ठा हो, एक एक रुपए का हिसाब जनता को दे दो कि भारत सरकार के तिजोरी में जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो पैसे का क्या क्या काम हुआ, ये लोगों को बताओ ना। राज्यों में वही स्थिति आनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। लोकशाही में, लोकतंत्र में, जनतंत्र में वो जनता का पैसा है, उनको पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। वो आज नहीं हो रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ गया। अन्ना, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा जन आंदोलन किया, आपने सरकार को झुकाया, देश भर की जनता आपके सामने आई, लेकिन क्या लगता है आपको कहाँ कमी रह गई? रामलीला मैदान में बैठने के बाद देश खड़ा हो गया, आंदोलन किया, उसके कारण एक जागृति आ गई। देश में पहली बार ऐसी जागृति आ गई आजादी के बाद। पहली जागृति आ गई कि आजादी के 68 साल में ये पूरा देश खड़ा हो गया भ्रष्टाचार के विरोध में। अभी ये जो आंदोलन हुआ उसको कंटिन्यू होना जरूरी था। वातावरण बन गया था, युवक खड़ा हो गया था, जनता खड़ी हो गई थी, सबको लग रहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। लेकिन वो बात आगे जो बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी। उसका कारण क्या? एक तो मैं मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, कहीं बैंक बैलेंस नहीं। अभी मुझे लोग बुलाते हैं तो पहले टिकट वो भेजते हैं मुझे, और टिकट आने के बाद मैं प्रोग्राम में जाता। मैं कहीं पैसा नहीं रखा। अभी देश में ये हमें बदलाव लाना है तो एक फकीर आदमी जिसके पास कुछ नहीं है वो कैसे करेगा? तो ये जनता ने सोचना जरूरी था। तो क्या आपको लगता है कि फिर से एक बार रामलीला मैदान में बैठने की नौबत आ सकती है? हाँ, वो तो हम तो तय किया। अगर नहीं है तो हम फिर से एक बार रामलीला मैदान में बैठना मैं दोष नहीं मानता। बैठना पड़ेगा देश के लिए, समाज के लिए, ये करना पड़ेगा। और इस समय हमारे साथ पीएमओ में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, ये जो बात कह रहे हैं अन्ना हजारे कि भाई वो आंदोलन और चलना चाहिए था, आपको क्या लगता है, क्या भूमिका रही इस आंदोलन की भ्रष्टाचार से लड़ने में? संक्षेप में। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए। निश्चय ही इससे भ्रष्टाचार के विषय में जनमानस में जागरूकता भी आएगी और भ्रष्टाचार किस प्रकार दूर किया जा सकता है इसको लेकर के सुझाव भी प्राप्त होंगे। जहां तक प्रश्न ये है कि ये जो कैंपेन है या मुहिम है इसको आगे चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहती है और इट इज अ मीन्स टू एन एंड। और ये कहा दिया जाए कि साहब अब भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार को हटाया जाए, इसकी प्रक्रिया किसी स्थिति में जाकर के कंक्लूड हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो ये पूरी तरह सत्य नहीं होगा। परंतु हाँ, एक बात संतोषजनक अवश्य है कि जब से वर्तमान सरकार ने सत्ता संभाली है 1 वर्ष में, आपको ये बात का एहसास हुआ होगा कि कोई इस प्रकार का भ्रष्टाचार का विषय नहीं आया जिस प्रकार से पहले 8-10 वर्षों में देख देख करके सारे देश की जनता में एक निराशावाद का वातावरण बन गया था। और इसके अतिरिक्त
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का जो लक्ष्य रखा गया, उसके पीछे भी भ्रष्टाचार हटाने की प्रक्रिया जुड़ी हुई है कि जब प्रशासन सरल होगा, आसान होगा, आम आदमी के हित में होगा, आम आदमी की रीच में होगा, तो निश्चय ही ये सारे विलंब के जो कारण हैं या दूसरे कारण हैं जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलता है, उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। जी, जितेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे बातचीत रखेंगे। और देखते हैं कि देश में कानून की बात हो रही है तो कानून तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत अब तक संभव नहीं हो पाया है। सरोज सिंह की रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कितने कानून हैं, कितने कारगर हैं। अन्ना हजारे का ये आंदोलन आपको याद होगा ही। 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना की उठाई आवाज ने देश को झकझोर दिया। मांग उठी लोकपाल कानून की। – 2014 में लोकपाल कानून तो बन गया, लेकिन देश को अब तक पहला लोकपाल नहीं मिल सका है। लोकपाल के दायरे में सरकारी कर्मचारियों से लेकर प्रधानमंत्री तक है। लोकपाल का कानून बना है, लेकिन बहुत लचर कानून बनाया गया है। जो हम लोग कह रहे थे कि भाई एक ऐसा लोकपाल बने जो कि सरकार से हर मामले में स्वतंत्र हो, यानी नियुक्ति भी सरकार के कंट्रोल में ना हो। अब इसमें नियुक्ति में सरकार का काफ़ी कंट्रोल है। रोजमर्रा के कामकाज में भ्रष्टाचार से जूझ रहे आम लोगों को राहत का पहला अहम पड़ाव है भ्रष्टाचार निरोधक कानून, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। लेकिन भ्रष्टाचार इससे भी कम नहीं हुआ। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन उसमें भी एक कमी है कि जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बंद करने का कोई ठोस प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। साल 2005 में आम आदमी के हाथ में सूचना का अधिकार नाम का बेहद कारगर हथियार आया था। आरटीआई से देश में 2G, कोयला, कॉमनवेल्थ गेम्स और आदर्श सोसाइटी जैसे बड़े घोटालों का खुलासा हुआ। इसकी ताकत का अंदाजा देखिए। आरटीआई के तहत पिछले साल 40 लाख अर्जियां दाखिल की गई थी। सबसे ज़्यादा जो ऐसा कानून है जिसने लोगों को सशक्त करा है भ्रष्टाचार को उजागर करने में, वो शायद सूचना का अधिकार कानून रहा है। चाहे वो छोटी छोटी राशन पेंशन संबंधित भ्रष्टाचार हो और चाहे 2G CWG स्कैम जैसे भ्रष्टाचार हो, इन सब के अंदर सूचना के अधिकार के कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। लेकिन सच ये भी है कि आरटीआई से जितना असर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। एक स्टडी कहती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में जानकारी मांगने में लग जाएगा 2 साल से ज्यादा का वक्त। मध्य प्रदेश में सूचना मिलने में लग सकते हैं 60 साल। पश्चिम बंगाल में आपको लग जाएंगे 17 साल। राजस्थान में लग सकते हैं जानकारी हासिल करने में 3.25 साल। यूपी में भी आपको करना पड़ेगा 1.25 साल का इंतजार। देश में आरटीआई की अर्जियां ज्यादा हैं, लेकिन जवाब देने वाले अधिकारियों की संख्या बेहद कम है। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वालों की सुरक्षा के लिए बनाया गया विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011। अब इस कानून में सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है, जिसका विरोध हो रहा है। सरकार ने इस कानून को क्रियान्वित करने की बजाय उन्होंने इसमें अमेंडमेंट ले आए हैं, जिससे कि ये कानून बिल्कुल ढीला हो जाएगा और जो लोगों को सुरक्षा चाहिए उन्हें वो सुरक्षा मिलेगी नहीं। फिर तो कोई भी आगे आकर अपने भ्रष्टाचार की शिकायत को नहीं रखेंगे, उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है। पिछली यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, लेकिन उसके कुछ काम तारीफ वाले भी हैं। यूपीए सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रियों के विशेषाधिकार को सार्वजनिक करने का काम किया। यूपीए सरकार ई-गवर्नेंस प्लान लेकर आई, इससे ज्यादातर सरकारी काम ऑनलाइन हो गए। द पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल 2012 भी यूपीए सरकार लेकर आई। इसमें सभी मंत्रालयों में सामान खरीदने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आई।
पिछले 1 साल में मोदी सरकार ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। काले धन पर शिकंजा कसने के लिए SIT बनाई गई। रेलवे में जोनल लेवल पर सभी ट्रांसफर, पोस्टिंग, टेंडरिंग का अधिकार जोनल मैनेजर को दिया गया। सेल्फ अटेस्टेशन का बड़ा फैसला हुआ। इसमें हर शख्स अपने दस्तावेजों को खुद ही प्रमाणित कर सकता है। देश में नियम भी हैं और कानून भी। अगर कमी है तो इनके सही अमल की। भारत को अगर डेनमार्क बनना है, करप्शन फ्री देश बनना है, तो आम लोगों के साथ साथ सरकारों को इच्छा शक्ति दिखानी होगी। तो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, वो हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र सिंह जी, आप बता रहे थे कि इस सरकार में कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया है। सही बात है। आपने पिछले साल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि 2011 की बात करें तो हर 5वें केस में गिरफ्तारी हुई, 2012 में हर 6ठे केस में हुई, 2013 में हर 8वें केस में हुई, पर 2014 की अगर बात करें तो हर 30वें केस में गिरफ्तारी हुई। आपने बताया कि सीबीआई में अभी भी 1122 मामलों की जांच ही हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि जांच बहुत धीरे होती है, सजा बहुत कम लोगों को हो पाती है। क्या ये बात है? उसको सुधार के लिए, उसमें सुधार के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, निश्चय ही आपने ठीक कहा कि ये जो प्रणाली है इसकी गति को थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता है। और जैसे कि अभी कहा जा रहा था कि मूल मंत्र ये है कि कानून है परंतु कानून का अमल किया जाए। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि कानूनों की संख्या बल्कि अधिक है। और जैसा अभी आपके ही कार्यक्रम में कहा जा रहा था कि हमने कुछ एक कानून नियम जो समझा कि बहुत अनिवार्य नहीं है उनको घटाने का भी प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर ये जो सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट है, पहले हर युवा को, भले ही वो नौकरी के लिए जा रहा है या उच्च शिक्षा के लिए अपनी याचिका दे रहा है, उसको अपने सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने पड़ते थे, कहीं गेस्टेड अफसर से, कहीं नोटरी से, और वो भी एक प्रकार की तरह तरह की दुविधाओं से उसे गुजरना पड़ता था, जो कहीं ना कहीं कभी कभी भ्रष्टाचार के साथ भी जुड़ जाती है। अब हमने न केवल इसको सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट वर्तमान सरकार ने ला करके ये प्रावधान ला करके इस प्रक्रिया को सरल किया है, बल्कि एक तरह से ये भी संकेत दिया है कि हमें अपने देश के युवाओं पर विश्वास है। वी ट्रस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री, और वो अपना सर्टिफिकेट अपना रिस्क समझ करके स्वयं उसको टेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अनेकों ऐसे प्रावधान, अभी विसल ब्लोअर की बात की जा रही थी। विसल ब्लोअर एक्ट ये पेंडिंग पड़ा हुआ था पिछली सरकार से। हमने पिछले ही सत्र में इसको लोकसभा में पारित करवाया है, और ये कहना उचित नहीं होगा कि इसमें कुछ प्रावधान ढीले कर दिए गए जैसे कहा जा रहा था, बल्कि वही प्रावधान रख करके मात्र इतना किया गया कि जो एक पहलू देश की सुरक्षा के साथ संबंधित है, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, जी, उन विषयों को लेकर के डिस्क्लोजर कितना होना चाहिए, वो इसमें कहीं ना कहीं छूट गया था पिछली सरकार से, और ये हमने नहीं लाया। जो आरटीआई का प्रावधान है सेक्शन 8 जी, उसमें भी है। तो आरटीआई का प्रावधान जो पहले से वहां पर उपलब्ध है, जिसका जिक्र किया जा रहा था, जी, जी, उसमें जिन एक पहलुओं को, विषयों को लेकर के थोड़ा सा प्रतिबंध रहता है, वही इसमें शामिल किया गया है। तो ये कहना भी उचित नहीं होगा। और विसल ब्लोअर की सुरक्षा, उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अनेकों ऐसे नए प्रावधान हैं कि उसका जो पत्र होगा उसे एक कोडेड नंबर दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि नीयत अवश्य है वर्तमान सरकार की, लेकिन तंत्र इतना बिगड़ा हुआ था कि 60-65 साल के तंत्र को बनाने में 1 साल पर्याप्त नहीं रहता। परंतु जैसे आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जितेंद्र सिंह जी, कि आप ये कह रहे हैं कि नियत है पर तंत्र बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। मैं आपसे सवाल पूछूंगा आगे। मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, उससे हटकर आज जो विकास की राजनीति हो रही है और जिस तरह की जागरूकता युवाओं में है, क्या उससे भ्रष्टाचार कम होगा? मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। लगातार हमारे पास ढेरों यहां पर ट्वीट आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर आप चाहें तो हमें ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक से संपर्क कर सकते हैं। ट्वीट के लिए आप #रामराज्य जरूर लिखें। और ये विनोद कुमार का ट्वीट है और उनका कहना है कि तकनीक अगर कारगर होगी तो देश में बशर्ते यूजर ईमानदार होगा। यूजर ईमानदार हो तो तकनीक
कारगर होगी? यानी क्या आप तकनीक से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं? जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने हुए, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप भी हमें लगातार ट्वीट करें #रामराज्य से। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, अगले पार्ट बात करेंगे कि आखिर ईमानदार भारत बनाने के लिए भारत को और क्या करना होगा। अगर बदलाव लाना है इस देश में तो सबकी भागीदारी के साथ ही हो सकता है, और कि किसी अकेले का या किसी सरकार का बस में नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार इस देश की रग में समा चुका है और इसके लिए सबकी भागीदारी जरूरी है। जब तक कानून से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती तब तक ये भ्रष्टाचार जड़ से खत्म नहीं होगा और हमारा देश का जो भ्रष्टाचार मुक्त का सपना है वो पूर्ण नहीं होगा। आपका स्वागत है संभव में, और आपको बता दें कि फेसबुक और ट्विटर पर अब तक करीब 44,000 मैसेज हमारे पास आ चुके हैं। आप भी अपने संदेश लगातार भेजते रहें, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। अपना फ़ोन नंबर भेजें, #रामराज्य और #संभव है पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं। ब्रेक से पहले हमने देखा कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानून तो हैं, लेकिन वो कितने अमल होते हैं और उसमें क्या समस्या आती है। अब देखते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार से लड़ा जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। भ्रष्टाचार से लड़ने का ये हाईटेक तरीका निकाला है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने। घुसखोरी के लिए ट्रैफिक पुलिस देश भर में बदनाम है, लेकिन अब दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस अब बॉडी कैमरे से लैस रहेगी। अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है या किसी का चालान कटता है तो हर लम्हा ट्रैफिक पुलिस की शर्ट में लगे इस कैमरे में कैद होगा। न कोई आपसे घूस मांग सकेगा और न ही आप किसी को घूस की पेशकश कर सकेंगे। जो भी काम होगा वो सबके सामने होगा, फेयर होगा। ये जो कैमरे दिए गए हैं इनमें कोई डिलीट नहीं हो सकता। जब चालान करते हैं तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग होती है, जो समय समय पर सीनियर अफसर इसको चेक करेंगे। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के लिए अभी 200 कैमरे ट्रायल के तौर पर मंगाए गए हैं। इनकी क्वालिटी देखकर और कैमरे मंगाए जाएंगे। ये तो सिर्फ एक वानगी है। तकनीक के इस्तेमाल से कई तरह के भ्रष्टाचार दूर हुए हैं और हो रहे हैं। कभी पासपोर्ट बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, दलाल आपको घेर लेते थे, फॉर्म भरवाने के नाम पर ही पैसे ऐंठ लिए जाते थे, पासपोर्ट अधिकारी से मिलवाने के लिए रिश्वत। लेकिन इंटरनेट ने अब ये सब कुछ बंद कर दिया है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के जरिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, passportindia.gov.in। ये पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ जाकर आप अपने नए पासपोर्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए, फीस भरिए, उसके बाद अपने पासपोर्ट अधिकारी से एक समय मांगिए, समय आपको मिलेगा, तय समय पर अपने पासपोर्ट अधिकारी से मिलिए और घर बैठे आपके पास इस वेबसाइट के माध्यम से आपका पासपोर्ट आ जाएगा। यानी ना तो किसी तरह की रिश्वत, ना किसी एजेंट के फेर में फंसना और ना ही कोई लेन देन का मामला। देश में ई राशन कार्ड की भी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली पहला राज्य है ये सुविधा देने वाला। पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, nfs.delhi.gov.in। इस वेबसाइट पर जाने पर ये पेज आपके सामने खुलेगा और यहाँ जाकर आप अपने राशन कार्ड के लिए यहाँ आवेदन दे सकते हैं। जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो यहाँ दीजिए और घर बैठे आपको आपका राशन कार्ड मिल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर लगाने का झंझट धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सुविधा शुरू हो गई है। मसलन अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाइए upscdl.up.nic.in और यहाँ जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आप अपनी जरूरी जानकारी दीजिए। इसके बाद आरटीओ से मिलने का समय तय कीजिए, यानी ना कोई रिश्वत, ना कोई दलाल। रसोई गैस पर सब्सिडी अब सीधे बैंक अकाउंट में आने लगी है। आधार कार्ड से बैंक अकाउंट नंबर और रसोई गैस कनेक्शन का नंबर जुड़ गया है। सब कुछ ऑनलाइन होने से करीब 4 करोड़ फर्जी कनेक्शन बंद हो चुके हैं। लाखों लोग सब्सिडी सरेंडर भी कर चुके हैं। सिलेंडर की कालाबाजारी पर रोक लगी है। यही नहीं, आप घर बैठे ही रसोई गैस की ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। आपको गैस कंपनियों के ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पर जाना होगा। ये एक गैस कंपनी का ट्रांसपेरेंसी पोर्टल है और यहाँ आपको अपने गैस कनेक्शन से संबंधित तमाम जानकारी मिलेगी। मोदी सरकार का जोर भी ई गवर्नेंस पर है, लेकिन पूरे देश में हर आदमी तक पहुंचने में इसे वक्त लगेगा। लेकिन ये सच है कि तकनीक ने भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगाई है। आप देख रहे हैं संभव है और इस समय हमारे साथ पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर टीआर कक्कड़ हैं और इस शो के प्रोड्यूसर भी हमारे पास साथ संजय नंदन। पर जितेंद्र सिंह जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, क्या आपको लगता है ये जो विकास की राजनीति है जिसमें आपको कुछ करके दिखाना है जमीन पर, यानी पैसे सारे जेब में नहीं रख सकते नेता, अब उनको पैसे लगाने भी होंगे जमीन पर, क्या ये एक रास्ता खोलता है भविष्य में करप्शन फ्री भारत के लिए, जीरो करप्शन भारत के लिए? निश्चय ही, जैसे कि अभी कार्यक्रम में चर्चा में ये बातें आ रही हैं, ई गवर्नेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से इस बात पर बल दिया और जैसे जैसे फाइल वर्क कम होगा, विलंब नहीं होगा, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम होगी। इसके अतिरिक्त आपने बहुत अच्छी बात रखी कि विकास का एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा है, जात धर्म क्षेत्र कोई भी हो, और यदि विकास तीव्र गति से होता है और विकास हमारे एजेंडे की प्राथमिकता है तो समाज को जोड़ने का भी काम करता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि वर्तमान सरकार ने विकास को लेकर के अनेकों प्रकार की न केवल योजनाएं बनाई, बल्कि उस प्रक्रिया में हर वर्ग, समाज का हर वर्ग उससे जुड़े, इसका भी ध्यान रखा है। उदाहरण के तौर पर जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, बिना कुछ पैसे जमा करवाए हुए हर व्यक्ति अपना अकाउंट खोल सकता है। भारत जैसे देश में जहां कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस प्रकार का भी प्रावधान हो सकता है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए इतनी सारी जांच और वेरिफिकेशंस होती थी, और इस एक गरीब आदमी का न केवल अकाउंट खुलता है बल्कि उसका स्वाभिमान भी जागता है जी। उसे ये लगता है, उसे अपने आप में गौरव महसूस होता है कि मैं अब किसी से कम नहीं। और आपको ये जान करके खुशी भी होगी, तसल्ली भी होगी कि जहां इतने सारे अकाउंट खुल गए, 15,000 या उससे 15 करोड़ से उससे अधिक, साथ ही साथ वहां पर बहुत सारी धनराशि भी जमा करवाई गई, क्योंकि गरीब ने भी सोचा कि यदि प्रधानमंत्री मेरे लिए जीरो बैलेंस की स्कीम रखते हैं तो मैं किसी से कम नहीं 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए जमा करवा सकता हूं। तो मेरे ख्याल से एक नई तरह की एक मुहिम आरंभ हुई है, एक नई तरह की दिशा वर्तमान सरकार ने देने को शुरू की है। मात्र 1 रुपया जमा करवाइए महीने में और आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो विकसित देशों के कॉन्सेप्ट हैं। हम सुना करते थे कि हाँ विदेश में, पश्चिमी देशों में एल्डर एज स्टाइपेंड मिलता है, एल्डर एज पेंशन मिलती है। क्या ये देश भारत में भी हो पाएगा? ऐसा कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, कभी अनुमान नहीं किया था। जो हमारे ख्वाबो ख्याल और गुमान से दूर की बातें। खाता खोलकर आप सीधा पैसा उस गरीब तक पहुंचा रहे हैं जिसको पैसे नहीं मिलते थे, जिसको राजीव गांधी ने कहा केवल 15 पैसे पहुंच पाते हैं। हमारे साथ टीआर कक्कड़ साहब भी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, आईपीएस ऑफिसर्स की एक एसोसिएशन है, उनकी तरफ से भी हैं। पर कक्कड़ साहब, ये देखिए कि जब 2008 में एक सर्वे हुआ था तो पाया गया कि करीब 48% लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा जो करप्शन होता है वो पुलिस में होता है। यानी बीपीएल लोग वो करीब उस समय वो 880 करोड़ रुपए घूस के देते थे, उसमें 250 करोड़ पुलिस वालों की जेब में जाता था।
ये जो छवि है पुलिस की, ये कैसे दूर होगी? इसके लिए क्या कर रहे हैं पुलिस वाले? क्या उनको पैसे सही नहीं मिलते हैं, तनख्वाहें उनकी सही नहीं है? क्यों करते हैं ऐसा, क्या वजह है? देखिए, ये तो एक अनुमान है, और क्योंकि पुलिस ही ऐसा एक विभाग है जो जनता के साथ सबसे ज़्यादा जिसका संपर्क रहता है, और जब ज़्यादा संपर्क रहता है तो ज़्यादा उनके साथ जो भी बातचीत होती है या और उनसे सेवाएं ली जाती हैं, उस पर लोगों को कुछ ना कुछ शिकायत होती है, कुछ कमियां रह जाती हैं। मैं ये मानने को कभी भी तैयार नहीं कि केवल पुलिस ही भ्रष्ट है, हमारा सारा ढांचा ही भ्रष्ट है। काकड़ साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि इंटरैक्शन होता है इसलिए वो भ्रष्ट हो जाते हैं? नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा भ्रष्ट हो, वो इसलिए कि वो क्योंकि उन जो वो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता है, तो इसलिए वो एक तहमत लगाते हैं कि ये भ्रष्ट है। क्या ये कहना गलत है? क्या ये कहना गलत होगा कि वो भ्रष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास डंडा होता है, वो डंडा चलाना चाहते हैं और लोग नहीं चाहते कि डंडा चले, इसलिए वो पैसा देते हैं? ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कोई व्यक्ति पुलिस के पास आता है तो वो एक ऐसी उसकी दुख में होता है, वो या तो उसकी प्रॉपर्टी छिन गई है, या उसके शरीर पे कोई चोट लगी है, या कोई और अपना करीबी जो है उसको नुकसान हुआ है, तो उस वक्त वो चाहता है कि हर चीज़ का जो भी समाधान हो वहीं थाने में हो जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ एक चीज़ें हैं जो वहाँ हो जाती हैं, कुछ एक चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जो नहीं हो सकती हैं उनको पुलिस के खिलाफ जो है एक किस्म का एक कहने का मौका मिल जाता है। वो नहीं जानते कि पुलिस के अलावा भी और विभाग हैं जहां पर उनको जाना पड़ेगा और वहां से न्याय मिलेगा। लोग आम समझते हैं कि पुलिस से ही न्याय मिल जाए उनको, जो मुमकिन नहीं है, इसलिए वो कुछ कहते रहते हैं। जी हाँ, आप इस बात से सहमति हैं कक्कड़ साहब और जितेंद्र सिंह जी? आपका धन्यवाद। संजय हमारे साथ बने हुए हैं और ट्विटर और फेसबुक पे आपके ढेरों संदेश हमारे पास आ रहे हैं। 44,000 से ज्यादा संदेश अब तक आ चुके हैं। दर्शक हैं दीपक, उन्होंने फेसबुक पर संदेश भेजा है, कह रहे हैं कि संभव नहीं है, जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करता, जिम्मेदारी से काम करेंगे तभी राम राज्य संभव है, तभी संभव है कि भारत जो है जीरो करप्शन देश बने। हम बातचीत जारी रखेंगे। संजय नंदन हमारे साथ हैं, पूछेंगे डेनमार्क के बारे में और उनसे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप भी अपनी राय हमें लगातार भेजते रहें, #रामराज्य और #संभव है पर। आम आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बात सही है आपकी बात। आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जहाँ तक हो सके रिश्वत ना दे, जहाँ तक हो सके रिश्वत ना ले। कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जिसे हम अपनी जल्दी काम के लिए जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, वही आगे चल के एक बड़ा भ्रष्टाचार का रूप ले लेता है। आप देख रहे हैं संभव है। ब्रेक से पहले आपने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए काम आ रही है। हमारे साथ संजय नंदन इस समय जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रामराज्य शो को बनाया। संजय, सवाल यह है कि डेनमार्क की बात करें तो बड़ा होमोजेनियस समाज है, यानी अमीर और गरीब के बीच का फर्क बहुत कम है। यहाँ तो पूरी बहुत बड़ी खाई है। दूसरी बात, आबादी बहुत कम है, तो ऐसे हालात में मतलब भ्रष्टाचार आराम से कंट्रोल हो जाता है। दिवांग, सवाल यह है कि आपकी नीयत क्या है और नीति क्या है। यही डेनमार्क था जहां 150 साल पहले करप्शन की बहुत बुरी स्थिति थी, करप्शन बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। अब वही डेनमार्क है जिसने अपनी नीयत बदली, अपनी नीति बदली, तो वहाँ की स्थिति कुछ और है। अगर आप आबादी की बात करते हैं तो जैसे एक मिज़ोरम राज्य है भारत का, मेघालय है, वहाँ आबादी कम है और होमोजेनस भी है, वहाँ जातियाँ कम हैं, तो वहाँ भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो कुल मिलाकर सवाल नियत और नीति की ही होती है कि आपने कैसी संस्कृति इसके जरिए पैदा की है, बनाई है। तो ये आप कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। जी बिल्कुल। कोई ऐसी बात जो इसने आपको बिल्कुल चौंका दिया हो वहाँ? सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लंबे अरसे तक वहाँ की जो सरकारी व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी है, वो एक जैसी रही है। वो पॉलिटिशियंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है। उनके लिए फॉर्मलाइज्ड रूल्स हैं और उस रूल को फॉलो किया जाता है। किसी के लिए ब्रेक नहीं किया जाता है कि कानून तोड़ा नहीं जाता है। मंत्री भी साइकिल पे चलते हुए नजर आ जाएंगे, अगर रेड लाइट है तो मंत्री की गाड़ी भी रुकेगी और साइकिल भी रुकेगी। तो इस तरह का जो समाज होता है, जो हर एक दूसरे को एक नज़र से देखता है, वो समाज प्रगति भी करता है और करप्शन भी कम रखता है। जी धन्यवाद आपका। हम कार्यक्रम अगले हफ्ते भी देखेंगे, आप भी यहाँ होंगे हमारे साथ अगले हफ्ते। और सोशल मीडिया और ट्विटर पर आपके ढेरों संदेश आ रहे हैं। एक ट्विटर पर संदेश है हर्षित का और ये कह रहे हैं कि सिर्फ कानून से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा,
जनता जागे, जनता जागे बहुत महत्वपूर्ण है। जनता जागेंगे तभी हमारे राजनेता जागेंगे, तभी प्रेस वाले जागेंगे, सब जागेंगे जब जनता जागेगी। इस दुनिया में बहुत से रास्ते हैं जो हमारे भी काम आ सकते हैं। इंसानियत के सफर में सबका साझा है, इस साझेदारी में ही समझदारी है। देखिए, दुनिया के हर कोने से इस साझेदारी की कहानियां हर हफ्ते मेरे साथ संभव है। अगले शनिवार और रविवार रामराज की एक और कहानी और संभव है। धन्यवाद। लेकिन आदमियों को अपनी मन स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी इसके लिए, और कोई भी चीज़ संभव है। करप्शन तो बहुत छोटी चीज़ है। ये तो ऊपर से नीचे तक कोई चीज़ अगर लोगों के खून में बसी हुई है तो उसको निकालना संभव है, लेकिन समय लगेगा। हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ बिल्कुल पॉसिबल है कि इंडिया करप्शन फ्री हो जाए। हर चीज़ जड़ से हटती है। जब कैंसर जड़ से हट सकता है तो फिर करप्शन क्यों नहीं।